तो फाइनली आज हम लोग आ गए हैं क्लास 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और ये बेसिकली हमारा क्लास 11 का रहने वाला है। और आप किसी भी बोर्ड से हैं सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं हर एक क्वेश्चन का अच्छा से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा क्लास में ही, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 4 क्वेश्चन का डिस्कस किया था, और आगे से मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए देखते हैं। ए क्रेन लिफ्ट्स अ मास ऑफ 100 kg टू हाइट 10 मीटर इन 20 सेकेंड। द पावर ऑफ द क्रेन इज, क्या बोल रहा है? ए क्रेन लिफ्ट अ मास 100 kg, यानी कि 100 kg का कोई मास है। ये हमारा मास है 100 kg का, और इसको लिफ्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर की ओर ले जा रहा है, हाइट 10 मीटर। इसका हाइट है 10 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? द पावर ऑफ द क्रेन। तो पावर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब बात आता है कि सर वर्क कैसे निकालना हमको। तो आइए देखते हैं। हमको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि क्रेन हमारा क्या है? एक्सटर्नल एजेंट है। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है mgh। मास हमारा क्या है? 100 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, और हाइट भी 10 है। तो ये टोटल 10,000 आ गया। अब देखते हैं पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या है? 10,000। टाइम हमारा है 20 सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 2 5 10 आ जाएगा। तो ये टोटल हमारा 500 वाट। तो ऑप्शन हमारा जो मिलेगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज। तो क्या बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आइए देखते हैं। हमको पता है फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शनल फोर्स आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया फॉर्मूला से। आइए हम लोग एक्चुअल मीनिंग समझते हैं इसका। ये जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसमें पता है फ्रिक्शन है। ये हमारा ग्राउंड है। एक सेकेंड। ये हमारा क्या है? एक मिनट। ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। और आपको पता है अगर मोशन इधर लग रहा है राइट की ओर, तो लेफ्ट की ओर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। अब देखिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 100 kg का है। ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पे नॉर्मल लगाएगा नीचे की ओर, और ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लगाएगा ऊपर की ओर। तो आप देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट जो, इसका जो एरो है मैं ऊपर बना लेता हूं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ही ज्यादा ये ग्राउंड की ओर दबाएगा, और दबाएगा तो जैसे आप मोशन करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर ज्यादा लगाएगा। इसलिए आप बोल सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मोशन ऑफ रॉकेट द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व इज। क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, फोर्स और वर्क। कि फोर्स और वर्क तो होगा ही नहीं, और एंगुलर मोमेंटम का बात कर रहा है, सर्कल से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म इसका क्या है, आइए देखते हैं। ये आखिर बी क्यों होगा? तो क्या बोल रहा है? कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहेगा जब रॉकेट मोशन की ओर बढ़ेगा? देखिए, इसमें बेसिकली बात किसका किया जा रहा है? मोमेंटम का। तो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन जो होता है उसका जो मतलब बताता हूं मैं आपको। वो होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।
अगर मोमेंटम कंजर्व बोले तो आपका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वो किसी भी टाइम पे होगा, यानी कि आप अलग अलग टाइम पे आपका जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा, यानी कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये होता है। अब बात आता है कि सर कि मोमेंटम कंजर्व कब नहीं रहेगा, जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे। अगर आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो आपका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर फोर्स और मोमेंटम से क्या लेना देना है। तो सिंपल सा बात है कि मान लीजिए ये हमारा मास है और ये रेस्ट में है, रेस्ट मास है। अगर मैं इसमें फोर्स लगाता हूं तो क्या ये रेस्ट से सीधा मोशन में जाएगा क्या, ये बताइए। मोशन में जाएगा, इसका मतलब ये रेस्ट से मोशन में गया, इसका स्टेट चेंज किया, यानी कि इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी चेंज हुआ तो आपको पता होगा मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी कि वेलोसिटी आपका चेंज हो गया तो फिक्स से मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है अगर किसी भी सिस्टम पर मोमेंटम कंजर्व है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मोमेंटम हमारा कंजर्व ही रहेगा, और एक्सटर्नल फोर्स लग गया इसका मतलब मोमेंटम जो आपका होगा मोमेंटम नॉट कंजर्व। तो ये हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन का बात हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो मोशन ऑफ रॉकेट में किस तरह मोमेंटम कंजर्व होगा, तो हमको ये समझना है। तो ये हमारा रॉकेट है, आप सभी ने रॉकेट का डायग्राम देखा ही होगा। ठीक है। और ये आपको पता है ये नीचे की ओर डिस्प्लेस करेगा, एग्जॉस्ट नीचे की ओर डिस्प्लेस किया तो रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। तो आपको पता है इसके पास क्या है, मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल और वेलोसिटी ऑफ फ्यूल। तो आप बोल सकते हो मोमेंटम ऑफ फ्यूल। अगर इसके पास मास है और किसी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो पता है ये मोमेंटम गेन कर लेगा, तो ये क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ फ्यूल हो गया। उसी तरह इसमें आप देखो तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट और मास ऑफ रॉकेट, तो क्या गेन कर लेगा, ये मोमेंटम ऑफ रॉकेट। अगर ये रेस्ट में रहे यानी कि मोशन करने से पहले तो आपको दिखेगा इसका मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा। तो रेस्ट में जब आप इनिशियल कंडीशन में देखोगे तो ये रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी इसका जीरो है तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, यानी कि इनिशियल कंडीशन में मोमेंटम इसका जीरो है। तो मैंने इसमें जीरो पुट कर दिया, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फ्यूल का मोमेंटम प्लस रॉकेट का मोमेंटम, यही तो होगा। लेकिन मोमेंटम हमको पता है वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप इसको पॉजिटिव लोगे तो ये आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए यहां पर रखते हैं मोमेंटम ऑफ फ्यूल, मैंने इसको पॉजिटिव दिया तो इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं। मोमेंटम ऑफ रॉकेट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक माइनस में इक्वल के इधर लेके आऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फ्यूल। तो क्या ये बात प्रूफ हो गया ना, आपका जो मोमेंटम ऑफ रॉकेट और मोमेंटम ऑफ फ्यूल जो है वो कंजर्व हो गया। तो रॉकेट पता आपको लीनियर मोशन करता है, तो इसलिए बोला कौन सा क्वांटिटी हमारा कंजर्व होगा, तो आपका ऑप्शन हो बी हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये हमने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया, तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ इज आल्सो नोन एज। देखिए केपलर का जो है ना तीन लॉ होता है। केपलर एक होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट और दूसरा लॉ ऑफ एरिया और तीसरा लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ हमारा लॉ ऑफ पीरियड हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
और इसका जो लॉ पीरियड में टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का क्यूब। ये हमारा जो आर है वो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What will be the kinetic energy of a body when its velocity is half? यानी कि जब इसका जो वेलोसिटी हाफ करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। आपको पता है मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम। वेलोसिटी को क्या किया, देखिए वेलोसिटी को हाफ किया हुआ है तो मैं हाफ कर देता हूं, हाफ मतलब v/2 और इसका स्क्वायर था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो हाफ एम ये v स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था और मैं फाइनल देख रहा हूं, ये हमारा क्या है, फाइनल है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आपका हो जाएगा वो हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4। तो आप देखिएगा हाफ एम वी स्क्वायर ये क्या था, हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और ये 4 हमारा नीचे हो गया, तो ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में, अगर मैं हाफ करता हूं वेलोसिटी को तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है वो 1/4 टाइम्स हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हो 1/4। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉक्स ऑफ मास 5 kg is moving at a speed 10 meter per second. A stopping force stops it 2 seconds. Find the value of force. देखिए ये हमारा एक बॉक्स है 5 kg और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स। तो ये 2 सेकंड के बाद ये रुक जाता है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अगर ये रुका, इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड था, इनिशियल कुछ वेलोसिटी था इसके पास और ये फाइनली रुक जाता है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया। ठीक है, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का अपोजिट लगा होगा, इसीलिए 0 हुआ, यानी कि रिटार्डेशन आप बोल सकते हो। तो इसमें फोर्स का वैल्यू निकालना है हमको, तो आइए देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा क्या है 5 kg, तो 5 इंटू, अब हमको निकालना एक्सेलरेशन, वो कैसे निकलेगा, ये तो दिया ही नहीं है, तो हमें लगाना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, तो आइए देखते हैं। देखिए इनिशियल हमारा दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल हमारा दिया है वो 0 और टाइम दिया हमारा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए स्टेप वाइज हमको सॉल्व करना है, तो ये हमारा गिवन है और हमको निकालना क्या, एक्सेलरेशन। तो हमको कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, तो आपको देख के पता चल गया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फाइनल था, ये इनिशियल था, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू t इज इक्वल टू a। तो v फाइनल हमारा 0 है और माइनस u इनिशियल क्या है हमारा 10 और टाइम हमारा 2 सेकेंड। तो ये हमारा एक्सेलरेशन था। तो अब देखोगे कि ये 2 5 10 आ गया, यानी कि हमारा -5 इज इक्वल टू a, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा -5 आ रहा है। तो भाई -5 क्या बता रहा है, -5 बता रहा है कि एक्सेलरेशन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसको आप रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हो, यानी कि आप बोल सकते हो कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए हमारा नेगेटिव ये बताया। तो हमको सिर्फ वैल्यू लेना है, एक्सेलरेशन का 5 है तो 5 इसमें पुट करेंगे, तो 5 इंटू 5 25 आ जाएगा हमारा न्यूटन। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास m इज। देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना वो माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर होता है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है। ग्रेविटेशनल ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल। अगर आप इसमें m से डिवाइड कर दोगे, ये हमारा स्मॉल एम है, दोनों तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे कट के तो इक्वल आ जाएगा। क्योंकि आपको नया एक्सप्रेशन लाना है, तो आपको क्या हो जाएगा, u बाई एम, ये हमारा हो गया पोटेंशियल। और देखिए एक m से एक m कट गया, तो क्या आ जाएगा हमारा जी एम बाई आर माइनस में। ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, माइनस जी एम बाई आर। तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m collides against a wall with velocity v and rebounds with the same speed। देखिए सेम स्पीड बोल रहा है, इट्स चेंज इन मोमेंटम। देखिए सबसे पहले ये हमारा वॉल है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास m collide against a wall, ये हमारा m मास का कोई बॉल है और इसका वेलोसिटी v है, ठीक है। और जैसे ही ये वॉल की ओर जाता है, फिर ये रिबाउंड होके यानी कि इससे टकरा के वापस ये अपने इनिशियल पोजीशन में सेम स्पीड से वापस आ जाता है, सेम स्पीड से। मान लेते हैं ये इनिशियल है और ये फाइनल वेलोसिटी है। अगर बोल रहा है सेम स्पीड, इसका मतलब v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल इज इक्वल टू v, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, एम वी फाइनल। अब देखिएगा अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, क्योंकि मोमेंटम का हमको पता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फाइनल हमारा नेगेटिव हो गया और इनिशियल क्या हो जाएगा, एम वी इनिशियल, ठीक है। तो हमको पता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू वी, तो माइनस एम वी इज इक्वल टू एम वी। तो क्या आ गया हमारा, माइनस 2 mv। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में माइनस तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 mv। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle is executing simple harmonic motion with an amplitude a, the distance traveled by the particle in one time period। देखिए एसएचएम में वन टाइम पीरियड में जो आपका जो ऑसिलेशन होता है, ये हमारा मीन पोजीशन है, और मीन से एक्सट्रीम में जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। फिर मीन पोजीशन में जाएगा और नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर वापस मीन पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, यानी कि हमारा जो एफ नेट है वो 0, यानी फोर्स हमारा 0 है, और फोर्स 0 इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा 0 ही होगा। तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन से एक्सट्रीम में जाएगा और एक्सट्रीम से वापस मीन में आएगा, फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम में और नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन में। ये हमारा कंप्लीट वन टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मीन से एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड हो गया, ये इधर एम्पलीट्यूड हो गया, ये इधर, ये इधर। अब बात करता हूं क्या पूछा है हमको, डिस्टेंस पूछा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए दोनों क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और इसमें देखता हूं डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ये इनिशियल यहां पर था, फाइनली अगर यहां पर आ गया, इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस
पूछेगा तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल, और वो नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस हमारा। तो अगर नेगेटिव में चले या पॉजिटिव में, सभी ऐड होता है। तो देखिए ए टोटल क्या हो गया, डिस्टेंस 4 है। तो 1 टाइम पीरियड इन एसएचएम डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 है, यानी कि 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। अब देखिए एसएचएम का कंडीशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के बाय एम एक्स स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमको पता है माइनस के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, माइनस नहीं होगा इसमें, के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा तो ये हमारा माइनस हो गया, के बाय एम क्या हो गया हमारा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको बस वैल्यू रखेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर नहीं था ना, सॉरी, वही मैं सोच रहा हूँ स्क्वायर कहां से आ गया भाई। तो ये हमारा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया डी स्क्वायर एक्स डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी में तो नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि इसमें टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर, शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब इधर समझिएगा, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है ना हमारा, ब्रेकिंग जो स्ट्रेस होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर। यानी कि मान लेते हैं कि कोई भी आपका मटेरियल हो, यानी कि कॉपर का है या स्टील का है, अगर आप उसको रेडियस चेंज करोगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका सेम रहेगा, लेंथ चेंज करोगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका सेम रहेगा। यानी कि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो रेडियस चेंज करो, लेंथ चेंज करो, आप शेप ऑफ द एरिया चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये डिपेंड करेगा मटेरियल पर, यानी कि मटेरियल ऑफ द वायर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। अब देखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सही है, नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहां पर माइनस होगा। अब सही है, ये मैग्नीट्यूड का बात करूं तो ये हमारा आ जाएगा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा सही है मैग्नीट्यूड वाइज। तो अब हमें क्या पूछा है, ये पूछा है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू ये हमारा एफ आर स्क्वायर, m1 m2 को मैं m मान लेता हूं तो ये हमारा टोटल m स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 m है। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और हमारा आर का क्या हो जाएगा, लेंथ, और मास का मास होता है। तो देखिए एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर एम स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा नीचे दो मास है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1, और एल हमारा 3 है पावर में और टी माइनस टू है। तो ये टोटल हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया।
अब देखते हैं ऑप्शन में M-1 L3 T-2, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज। इधर ध्यान दीजिएगा, मान लेता है ये हमारा सर्कल है और कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और इस सर्कल पे रोटेट कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा जो कि mv²/r के बराबर लगेगा और ये लगेगा सेंटर की ओर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मास क्या है m और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, तो ये क्या हो गया हमारा mv²/r। तो हमें आंसर जो आ जाएगा वो सी हो जाएगा। अगर इसमें ओमेगा के फॉर्म में पूछा तो क्या होगा आंसर, तो आइए इसको भी जान लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है ये होता है। तो क्या था इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। तो इसका वैल्यू रखिए मास, v को क्या रखेगा, r² ओमेगा²/r। अब देखिएगा, एक आर से एक आर कट गया, क्या आ जाएगा m r ओमेगा²। तो ये हमारा क्या आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा। तो आपका यहां पर 2 हो गया mv²/r। एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आपको आंसर दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A large force is acting on a body for a short time. The impulse imparted is equal to the change in। देखिए इंपल्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स इंटू dt के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखिए क्या बोल रहा है, सर्कुलर रिंग, तो मैं ये रिंग बना देता हूं और अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर पास कर रहा है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो I इज इक्वल टू mr²। ये हमारे रिंग के लिए था। अगर आपको डिस्क के लिए पूछे, सेम क्वेश्चन सिर्फ डिस्क कर दे, यहां पर ये रिंग है ना, तो इसको डिस्क कर दे, तो डिस्क में जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr²/2। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। तो बॉयल्स लॉ जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेयर्स फार्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv ऑफ ए गैस इज गिवन बाय। अब देखिएगा जो हमारा मेयर्स फार्मूला होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR, यानी कि ये n मोल के लिए है, फोर n मोल। अगर मैं 1 मोल का बात करूं तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 रखेंगे तो R आ जाएगा। ये हमारा 1 मोल। तो ये हमारा रिलेशन होता है Cp माइनस Cv में। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज। इधर ध्यान दीजिएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल
क्योंकि पर मॉलिक्यूल के बारे में बात किया जा रहा है। 1 molecules due to 1 degree of freedom is equal to half kb into t, where kb is equal to बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हाफ kb into t, भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं n मॉलिक्यूल के लिए तो यहाँ पर n से इंटू हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा, अगर पूछेगा तो आप ये जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशन होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए, अगर आगे सॉल्व करना है तो आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर गामा इंटू स्ट्रेन आता है। इसको क्या बोलते हैं हम, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारा लीनियर क्या होता है, लीनियर में ये हमारा हो गया लीनियर और ये हमारा रोटेशनल। देखिएगा लीनियर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको पता होगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, ये क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखिए मैं v की जगह रखता हूं हाफ एम v इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का ये स्क्वायर था। अब देखिएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये आपको क्या दिख रहा है बताइए, हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, यानी कि आप देखो हाफ इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशन था और अच्छा क्वेश्चन भी था। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, देखिए इसका तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, कैसे बताता हूं। लाइट ईयर क्या होता है, जब लाइट ट्रेवल करता है इन वैक्यूम, तो ट्रेवल का मीनिंग का मतलब पता चलता है डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए इसका यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो आर एफ साइन थीटा। तो इसको मारता हूं इग्नोर और इसको करता हूं सॉल्व। तो आर क्या हमारा, मीटर इंटू न्यूटन। तो सिंपल सा बोल सकते हो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन, मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है इन चारों में से जो ये डायमेंशन मैच करेगा। उसके लिए आपको चारों का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, वरना पता तो चलेगा नहीं। तो आइए देखते हैं निकाल के सभी का। वर्क क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, इसको इग्नोर कीजिए। और फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस का एल, तो ये क्या आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये तो मैच हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं भाई। पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क आप यहां से लिख सकते हो एम एल टू टी माइनस टू और टाइम का टी। मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, ये। तो ये हमारा मैच हो रहा है क्या, ये भी नहीं हो रहा है। मास इंटू वेलोसिटी, तो मास वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन।
तो ये भी नहीं हो रहा, देखिए इसका मतलब ये तीनों नहीं हो रहा, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निकाल के देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स से क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और एरिया का डायमेंशन सिंबल क्या होता है? एल स्क्वायर। तो मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस बचेगा पावर में, और ये माइनस टू पावर में। तो देखिए ये हमारा एम एल माइनस वन पावर में, टी माइनस टू पावर में, तो ये हमारा राइट ऑप्शन। क्या समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ। देखिए क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? टाइम ऑफ स्क्वायर का। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा सही होगा? सबसे पहले ऑप्शन का मतलब समझिए, ये क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब नाम से पता चल रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कि किसी भी टाइम पर इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। यानी कि मैं एग्जांपल में बताऊं, t इज इक्वल टू 0 सेकंड में मैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूं, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड में मैं 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करूंगा। यानी कोई भी टाइम पर आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? कि आपका जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन टाइम। यानी कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी होगा, उसी को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dx बाई dt, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2t। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया हमारा? 2t। यानी कि आपको इसको देख के क्या पता चल रहा है कि ये अलग अलग टाइम पर इसका वेलोसिटी अलग होगा। यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड रखूं तो 2 मीटर पर सेकंड आएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकंड रखूं तो 8 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि ये हमारा वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिएबल, जिसको आप बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है हमारा? एक्सेलरेशन dv बाई dt। डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारा 2 आ गया। अब एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है आपको? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन जो है आपका वो किसी भी टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर टाइम तो आ ही नहीं रहा ना। अगर टाइम नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसका आप नाम बोल सकते हो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए इस नाम से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग इस चीज को काफी क्लियर हुआ होगा। तो आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी के बारे में। तो हमारा वेलोसिटी वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यानी कि ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा क्या है? ये हमारा एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सेलरेशन इन विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी वेक्टर हो जाएगा हमारा, तो वेक्टर क्वांटिटी है।